नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए समकालीन कहानियों की श्रृंखला में प्रतिष्ठित एवं वरिष्ठ कथाकार सुधा आदेश की लिखी हुई कहानी सलीब पर टंगा प्रश्न। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। निशा ऑफिस के पश्चात निधि को लेने स्कूल पहुंची तो उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि उसे देखते ही दौड़कर उसके पास आने वाली निधि आज ठीक से चल भी नहीं पा रही है। उसे देखकर अटेंडेंट ने उसे दवाएं देते हुए कहा, मैडम, आज निधि दर्द की शिकायत कर रही थी। डॉक्टर को बुलाकर उसे दिखाया तो उसने ये दवा दी है। आप इस दवा को दिन में 2 बार तथा इसको दिन में 3 बार दे दीजिएगा। मुझे फ़ोन कर दिया होता। हो सकता है फ़ोन ना मिला हो, इसलिए इसे डॉक्टर को बुलाकर दिखाया हो, उसने कहा। ओके, डॉक्टर का पर्चा? डॉक्टर ने पर्चा नहीं दिया, सिर्फ ये दवाई दी है। निशा ने सोचा शायद इससे पर्चा कहीं खो गया होगा, अतः बात बना रही है। उसने मनी मन स्कूल प्रशासन को धन्यवाद दिया। नाम के अनुरूप काम भी है, सोचकर संतुष्टि की सांस ली। निशा ने निधि को गोद में उठाकर किस किया तथा कार तक ले गई। निधि कार में बैठते ही सो गई। कैसी भागम दौड़ वाली जिंदगी है उसकी। वो अपनी पुत्री को भी समय नहीं दे पा रही है। स्कूल तो 2:30 बजे ही बंद हो जाता है, पर घर में किसी के न रहने के कारण उसे निधि को स्कूल के क्रेच में ही छोड़ना पड़ता है। कभी कभी उसे लगता है कि एक छोटी सी बच्ची पर कहीं आवश्यकता से अधिक शारीरिक और मानसिक बोझ तो नहीं पड़ रहा है, पर करे भी तो क्या करे। अपने अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त होने के कारण ना तो उसके और ना ही दीपक के माता पिता का लगातार उनके साथ रहना संभव हो पा रहा है। बस एक ही उपाय है कि वो नौकरी छोड़ दे, पर इसके लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि ये तो जीवन की अस्थायी अवस्था है। एक बार वो अगर नौकरी छोड़ देगी तो फिर पता नहीं ऐसी नौकरी फिर मिले या ना मिले। घर पहुंचने पर निशा ने निधि को जगाने का प्रयत्न किया। उसके नहीं जागने पर उसने उसे ये सोचकर गोद में उठा लिया कि शायद उसे दर्द से अभी आराम मिला हो, इसलिए गहरी नींद में सो गई है। रात को निधि ने खाना भी नहीं खाया। रात्रि में उसकी बुदबुदाहट सुनकर उसकी नींद खुल गई। उसे थपथपाने के लिए हाथ लगाया तो पाया कि वो ज्वर से तप रही है। नींद में ही उसने दवा तो ले ली, लेकिन दवा खाते ही बुदबुदाई, मैं गंदी लड़की नहीं हूँ, प्लीज़ अंकल मुझे पनिश ना करो, मुझे पनिश ना करो। निशा समझ नहीं पा रही थी कि निधि ऐसा क्यों कह रही है। क्या उसे किसी ने पनिश किया, पर क्यों? क्या उसका दर्द इसी वजह से है? निधि की दशा देखकर उसने दूसरे दिन छुट्टी लेने का निर्णय कर लिया, वरना पहले कभी कभी ऐसी स्थितियों में उसका दीपक से झगड़ा हो जाता था। उस समय वे ये भी नहीं सोच पाते थे कि उनके इस वाद विवाद का उस मासूम पर क्या असर होता होगा। दूसरे दिन निधि सुबह 10 बजे के लगभग उठी। उठते ही वो उससे चिपक कर रोने लगी तथा रोते रोते उसने कहा, मम्मा, मैं अब स्कूल कभी नहीं जाऊंगी। क्यों बेटा, क्या आपसे स्कूल में किसी ने कुछ कहा? उसने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा। बस मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। लेकिन बेटा, स्कूल तो हर बच्चे को जाना पड़ता है। मैंने कहा ना मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, कहते हुए फपक फपक कर रो पड़ी। ठीक है, रो मत बेटा, जब आप स्कूल जाना चाहेंगे तभी आपको भेजूंगी, निशा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। कल स्कूल जाकर टीचर से बात करूंगी। ना जाने ऐसा क्या घटित हुआ है इस लड़की के साथ कि हमेशा स्कूल जाने के लिए लालायित रहने वाली लड़की स्कूल ही नहीं जाना चाह रही है, और वैसे भी नींद में पनिश कर रही है। सोचकर उसने मन को सांत्वना दी। निशा निधि को नाश्ता कराकर उसके कपड़े बदलने लगी। उसकी पैंटी में खून का निशान लगे देखकर चौंक गई। 7 वर्ष की उम्र में रजस्वला। इसके साथ ही निधि ने दर्द की शिकायत की। दर्द की वजह से वो पैर भी जमीन पर ठीक से नहीं रख पा रही थी। कुछ समझ में नहीं आया तो उसने उसे पीडियाट्रिस्ट डॉक्टर संगीता के पास ले जाना उचित समझा। निधि जन्म से ही डॉक्टर संगीता की देखरेख में थी। डॉक्टर संगीता ने उसे चेक करने के पश्चात कहा, ओह नो। क्या हुआ डॉक्टर? निशा, बच्ची के साथ रेप हुआ है, डॉक्टर संगीता ने उसे अलग ले जाकर कहा। रेप? पर कहाँ और कैसे? कल तो स्कूल के अतिरिक्त कहीं और गई ही नहीं। डॉक्टर संगीता की बात सुनकर निशा ने चौंक कर कहा, निशा, ये मेरा अनुमान नहीं, सच्चाई है। क्या? कहकर निशा अपना सिर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गई। क्या हो गया है नर पिशाचों को? एक 7 वर्ष की बच्ची के साथ ऐसी घिनौनी हरकत? एक मासूम नन्ही बच्ची में भी उसे सिर्फ स्त्री देह नजर आई।
मन क्यों नहीं कांपा उस दरिंदे का इस मासूम के साथ बलात्कार करते हुए? इंसानियत को तार तार करने वाले इंसान के रूप में वो इंसान हैवान से कम तो नहीं। उसे याद आया निधि का नींद में बड़बड़ाना, प्लीज़ अंकल मुझे पनिश ना करो। निशा संभालो स्वयं को, तुम बिखर गई तो बच्ची को कौन संभालेगा? हमें वस्तु स्थिति का पता लगाना होगा, डॉक्टर संगीता ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। निशा ने निधि की ओर तड़प कर देखा। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। वो मासूम डॉक्टर की बातों से अनजान चुपचाप उनकी ओर देखे जा रही थी। आखिर डॉक्टर संगीता ने उससे प्रश्न किया, बेटा आपको चोट कैसे लगी? डॉक्टर संगीता महज निधि की डॉक्टर थी, पर उसकी बच्ची के प्रति संवेदना ने निशा को बल दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि संगीता जितनी अच्छी डॉक्टर है उससे भी अच्छी एक इंसान है। निधि को चुप देखकर निशा ने डॉक्टर संगीता का प्रश्न दोहराते हुए पुनः पूछा, निधि बेटा, डॉक्टर आंटी की बात का उत्तर दो, तुम्हें चोट कैसे लगी? मामा मैं नहीं बता सकती वरना मुझे डांट पड़ेगी। पर क्यों? मैम ने कहा है कि अगर तुम घर में किसी को भी बताओगी तो तुम्हें अपने मामा पापा की भी डांट सुननी पड़ेगी। आपने गलती की है, आप एक गंदी लड़की हो, इसीलिए आपको पनिशमेंट मिला है। मामा मैंने कुछ नहीं किया, प्रॉमिस, कहते हुए उसकी आंखें भर आई थीं। मैम ने ऐसा कहा बेटा, आप हमें बताओ, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। डॉक्टर संगीता के बार बार पूछे जाने पर निधि ने सच्चाई उगल दी। सच्चाई सुनकर निशा और डॉक्टर संगीता अवाक रह गए। एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर का ऐसा अमानवीय व्यवहार। निशा तुम उस राक्षस के प्रति केस दायर करो, उसके खिलाफ गवाही मैं दूंगी। मैंने अपने मोबाइल पर निधि का बयान नोट कर लिया है। कहते हुए डॉक्टर संगीता के चेहरे पर आक्रोश स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा था। डॉक्टर संगीता के साथ ने उसे आत्मिक बल प्रदान किया, पर ऐसा क्या करना उचित होगा? अगर ये बात समाज में फैल गई तो कहीं निधि का जीना ना दूभर हो जाए। हमारे समाज में लड़कों के 1000 खून माफ़ हैं, पर लड़की के दामन पर लगा एक छोटा सा धब्बा भी उसके पूरे जीवन पर कालिख पोत सकता है। निधि पर इस घटना का बुरा असर न पड़े, इसलिए निशा ने निधि के सोने के पश्चात ही दीपक को इस घटना के बारे में बताने का निश्चय किया। दिमाग दीपक सारी बातें सुनकर न जाने कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, पर बताना तो था ही। और सच दीपक सुनते ही भड़क गए तथा टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, सजा दिलवाकर ही रहूँगा। शांत दीपक, शांत। सुनकर मेरा भी खून खौला था। तुम्हारी जैसी बात मेरे मन मस्तिष्क में भी आई थी, पर अगर हम इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाते हैं तो क्या समाज की उंगलियां हमारे ऊपर नहीं उठेंगी? हो सकता है लोग हमारी बच्ची का जीना भी दूभर कर दें। शायद तुम्हारा कहना ठीक हो, पर ऐसा करके क्या हम अपराधी को मनमानी करने की छूट नहीं देंगे? आज तो हमारी पुत्री उसकी हवस का शिकार हुई है, कल ना जाने कितनों को वो बहशी अपनी हवस का शिकार बनाएगा। इस सोच ने अंततः निशा और दीपक को अपने अंतः कवच से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया तथा उन्हें FIR दर्ज करवा दी, एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की। डॉक्टर संगीता की गवाही मजबूत सबूत बनी। बच्ची के आरोपी को पहचानने के बावजूद स्कूल प्रशासन इस आरोप को मान ही नहीं रहा था। मानता भी कैसे, उसकी अपनी साख पर जो बनाई थी। ये खबर आग की तरह फैली। मीडिया के साथ अन्य बच्चों के माता पिता ने भी उनकी आवाज़ को बल दिया, क्योंकि आज जो एक बच्ची के साथ हुआ है वो कल उनकी बच्ची के साथ भी तो हो सकता है। अंततः पुलिस ने स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन ये खबर तमाम समाचार पत्रों में प्रमुखता के साथ छपी। येलो लाइन इंटरनेशनल स्कूल में 7 वर्ष की बच्ची के साथ रेप। स्विमिंग करने के पश्चात स्विमिंग पूल के पास बने चैम्बर में बच्ची कपड़े बदलने के लिए गई थी। उसके पीछे पीछे स्विमिंग इंस्ट्रक्टर भी चैम्बर में घुस गया तथा उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे डराते हुए उसके साथ ज़बरदस्ती की तथा उसे किसी को न बताने की चेतावनी भी दी। बच्ची की क्लास टीचर ने जब उसे दहशत में देखा तो अनहोनी की आशंका से उसने उससे प्रश्न किया। उसके प्रश्न के उत्तर में बच्ची को दर्द दर्द कहते हुए रोते देखकर क्लास टीचर ने प्रिंसिपल को बताया तथा निधि के घर फ़ोन करने की इजाज़त मांगी। निधि की हालत देखकर प्रिंसिपल ने निधि के घर फ़ोन करने से पूर्व डॉक्टर को बुलाकर चेकअप करवाने को कहा। डॉक्टर की बात सुनकर टीचर और प्रिंसिपल दंग रह गईं। डॉक्टर ने उसकी ड्रेसिंग कर दवा खाने को दे दी, पर स्कूल का नाम खराब ना हो इसलिए टीचर ने उसे घर में किसी को कुछ भी न बताने की चेतावनी देने के साथ ये भी कहा, तुम गंदी लड़की हो इसलिए तुम्हें सज़ा दी गई है। अगर
तुम घर में बताओगी तो तुम्हें अपने मम्मा पापा से भी डांट खानी पड़ेगी। अखबार में पढ़कर निशा ने माथा पीट लिया तथा दंदनाती हुई दीपक के पास गई तथा कहा, देखो समाचार पत्र, सब जगह हमारी थू थू हो रही है। थू थू किस लिए? हमारी बच्ची की कोई गलती नहीं है। आप पुरुष हैं, आप इसलिए ऐसा सोच रहे हैं। एक लड़की के दामन पर लगा एक छोटा सा दाग भी उसे दुनिया के लिए अस्पृश्य बना देता है। तो क्या हम उस अपराधी को ऐसे ही छोड़ दें? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर मैं नहीं चाहती कि हमारी निधि का नाम दुनिया के सामने आए। नहीं आएगा, पर मैं अपराधी को सज़ा दिलवा कर ही रहूँगा। मैंने वकील से बात कर ली है। वो तो ठीक है, पर इस सब में पता नहीं कितना समय लगेगा। मैं अपनी बच्ची को तिल तिल सुलगने नहीं दे सकती। निधि के मन मस्तिष्क से कड़वी यादें मिटाने के लिए हमें स्थान परिवर्तन करना होगा। स्थान परिवर्तन? आप अपना स्थानांतरण करवा लीजिए। स्थानांतरण इतना आसान है क्या? निधि के जीवन से अधिक हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप नहीं करा सकते तो मैं अपने मैनेजमेंट से बात करती हूँ। मेरा हेड ऑफिस दिल्ली में है। वहाँ की एक लड़की यहाँ आना चाह रही है। म्यूचुअल स्थानांतरण होने में कोई परेशानी नहीं होगी। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। 1 महीने के अंदर निशा का स्थानांतरण दिल्ली हो गया। पहले दिल्ली जाने से मना करने के कारण ऑफिस वालों की आंखों में प्रश्न झलके थे, पर फैमिली प्रॉब्लम का हवाला देकर उसने उनका समाधान कर दिया। दीपक ने भी स्थानांतरण के लिए अप्लाई कर दिया। दिल्ली में निशा निधि का डीपीएस में दाखिला करवाने के लिए गई। प्रिंसिपल ने उसके ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को देखकर कहा, येलो लाइन इंटरनेशनल स्कूल। वहाँ कुछ दिन पूर्व स्कूल के स्टाफ के किसी कर्मचारी द्वारा एक बच्ची का रेप हुआ था। हाँ मैम, मेरा यहाँ स्थानांतरण हो गया है। आपका स्कूल प्रसिद्ध है, इसलिए मैं अपनी बच्ची को आपके स्कूल में एडमिशन कराना चाहती हूँ। उसने बिना घबराए उत्तर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि ऐसे प्रश्न शायद आगे भी उठेंगे, पर उसे विचलित नहीं होना है। गनीमत है कि निधि उसके साथ नहीं आई थी। वो उसे अपनी मित्र अलका के पास छोड़कर आई थी। उसने सोचा था पहले वो स्वयं जाकर स्कूल प्रशासन से बात कर ले, पता नहीं एडमिशन होगा भी या नहीं। आप लकी हैं, अभी हफ्ते भर पूर्व ही स्थानांतरण के कारण फर्स्ट स्टैंडर्ड में एक स्थान रिक्त हुआ है। हम निधि को वहाँ एकोमोडेट कर लेंगे। आप फॉर्म भर दीजिए तथा कल से उसे स्कूल भेज दीजिए। थैंक यू मैम, निशा ने उठते हुए उनसे हाथ मिलाते हुए कहा। अलका उसकी बचपन की मित्र है। अक्सर वो उसे बुलाती रहती थी, अतः जैसे ही उसे ट्रांसफ़र ऑर्डर मिला उसने सबसे पहले उसे ही फ़ोन किया। उसने सुनते ही कहा, हमारी दिल्ली में तुम्हारा स्वागत है, तुम सीधे मेरे पास ही आओगी। उसकी लड़की शुचि डीपीएस में पढ़ती है, अतः उसने निधि का दाखिला डीपीएस में कराने का सुझाव दिया था। वैसे तो उसकी ननद विभा भी दिल्ली में रहती थी, पर एक तो उसका घर उसके ऑफिस से दूर था, वहीं उसे डर था अगर उसे जरा सी भी भनक लग गई तो निधि का जीना हराम हो जाएगा। वो चलता फिरता अखबार है, उसके पेट में एक भी बात नहीं छिपती। उसने कहीं पढ़ा था कि एक अच्छा मित्र अच्छा हमराज हो सकता है, जबकि रिश्तेदार बाल की खाल निकालने से बाज नहीं आते। अपने मन के इसी डर के कारण उसने उनके पास न जाकर अलका के पास ही रुकना मुनासिब समझा। दूसरे दिन वो निधि को स्कूल के लिए तैयार करने लगी तो उसने कहा, मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना है। बेटा, स्कूल तो हर बच्चे को जाना होता है। अगर आप स्कूल नहीं जाओगे तो डॉक्टर कैसे बनोगे? मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। घर में रहकर बोर नहीं हो जाओगी? स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे, गेम होंगे, और तो और आपको अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने को मिलेंगी। उसके चेहरे पर थोड़ी सहजता देखकर उसने पुनः कहा, शुचि भी आपके साथ जाएगी? क्या वो भी मेरे साथ मेरी क्लास में पढ़ेगी? नहीं बेटा, पर वो आपके स्कूल में ही पढ़ती है। ओके मम्मा। शुचि, तुम तैयार हो गई? चलो मैं तुम दोनों को स्कूल छोड़ आती हूँ। निशा ने निधि को तैयार करके बाहर आते हुए शुचि से कहा। आंटी, मेरी बस आ रही होगी, आज मेरे साथ चलो। निधि भी कल से तुम्हारे साथ बस से आएगी जाएगी। आज मैं उसकी बस की फ़ीस जमा करा दूंगी। ओके आंटी। उस दिन उसने उन्हें स्कूल छोड़ दिया। खुशी की बात तो ये थी कि कुछ ही दिनों में निधि ने स्वयं को स्कूल में एडजस्ट कर लिया। अब वो बिना नानुकुर किए स्कूल जाने लगी थी। शुचि के साथ ने उसे पहले जैसी ही चंचल बना दिया था, पर फिर भी वो कभी कभी रात में डरते हुए उठकर बैठ जाती या नींद में बड़बड़ाती, प्लीज़ अंकल मुझे पनिश नहीं करो, मैं गंदी लड़की नहीं हूँ। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। दीपक वैसे ही परेशान थे। ऑफिस, कोर्ट, कचहरी। अभी सोच ही रही थी कि मोबाइल बज उठा। उसके फ़ोन उठाते ही दीपक ने कहा,
निशा, स्कूल प्रशासन ने स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को बर्खास्त कर दिया है तथा वकील नागेंद्र ने कोर्ट में विशेष अर्जी देकर कोर्ट से मांग की है कि बच्ची की उम्र को देखते हुए बच्ची को कोर्ट न आने की अनुमति प्रदान की जाए। डॉक्टर संगीता के द्वारा निधि के रिकॉर्ड किए गए बयान को ही साक्ष्य मान लिया जाए। देखो क्या होता है। इसके साथ ही एक खुशखबरी और है। मेरे स्थानांतरण की अर्जी को मौखिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। लिखित रूप में आदेश महीना 15 दिन में मिल जाना चाहिए। दीपक की बात सुनकर निशा ने चैन की सांस ली। सजा तो वो भी उस दरिंदे को दिलवाना चाहती थी, पर उसकी एक ही शर्त थी कि इस सब में निधि का नाम ना आए। वो नहीं चाहती थी कि वो बार बार उन पलों को जिए जिसने उसके तन मन को घायल कर दिया है। निशा का निरंतर बड़बड़ाना उसकी रात्रि की नींद तथा दिन के चैन में खलल डाल रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उसके मन के डर को समाप्त किया जाए। उसने सोचा क्यों ना किसी चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट से संपर्क करे। उसने प्रेक्टो वेबसाइट में सर्च किया। डिग्री और अनुभव के आधार पर उसे डॉक्टर सुभाष ठीक लगे, पर अलका के पास रहते हुए निधि को डॉक्टर के पास ले जाना संभव नहीं था। न जाने कितने प्रश्न उठते। इसी सोच के तहत उसने एक दिन अलका से कहा, बहुत दिन हो गए तुम्हारे पास रहते रहते, अब मैं चाहती हूँ अलग घर ले लूँ। दीपक भी शायद अगले महीने तक आ जाएं। तुम्हारे रहने से मुझे अच्छा लग रहा है। शुचि भी निधि के साथ बहुत हिल गई है, पर तुम्हारा कहना भी जायज़ है। अभी कुछ ही दिन पूर्व इसी अपार्टमेंट में एक घर खाली हुआ है। तुम देख लो, अगर पसंद आ जाए तो शिफ्ट कर लेना, पास भी रहोगी। निशा को घर पसंद आ गया। उसने वहीं शिफ्ट कर लिया। उसके इस फैसले से अलका के साथ निधि और शुचि भी ये सोचकर बेहद प्रसन्न थी कि उनका साथ नहीं छूटेगा। अलका ने स्वयं ये कहकर उसके मन के बोझ को हल्का कर दिया था कि तुम निधि की चिंता मत करना, तुम्हारे ऑफिस से आने तक निधि मेरे पास ही रहेगी। निशा डॉक्टर सुभाष से अपॉइंटमेंट लेकर पहले स्वयं उससे समस्या के बारे में डिस्कस करने गई। उसकी बात सुनकर डॉक्टर सुभाष ने कहा, आप बच्ची को लेकर कल इसी समय आइए। बच्ची कम उम्र की है, अतः हमें बहुत ही सावधानी से उसके डर को समाप्त करना होगा, पर मुझे विश्वास है हम सफल होंगे। डॉक्टर साहब, इसी आशा के साथ मैं आपके पास आई हूँ, निशा ने कहा। दूसरे दिन वो निधि को लेकर डॉक्टर सुभाष के पास गई। डॉक्टर सुभाष ने उसे देखकर कहा, स्वीट एंजल, व्हाट इज़ योर गुड नेम? निधि। निधि बेटा, आपकी मम्मा कह रही हैं कि पनिश ना करो, पनिश ना करो, गंदी लड़की कहते हुए अक्सर रात में आप उठकर बैठ जाती हैं। कौन आपको पनिश करता है? डॉक्टर की बात सुनकर निधि ने निशा की ओर देखा। मत डरो बेटा, बताओ अंकल को, सच सच बता दो। पर आपने तो किसी को भी बताने के लिए मना किया था। मना किया था बेटा, पर ये डॉक्टर अंकल हैं, इनको बताने से आपके डर को दूर कर देंगे। अच्छा छोड़ो, ये बताओ, आपको किसी अंकल ने चोट पहुंचाई थी? बाद में आपकी मैम ने कहा कि आप गंदी लड़की हो, इसलिए आपको पनिश किया जा रहा है। डॉक्टर अंकल, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं गंदी लड़की नहीं हूँ। यही बात तो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ कि तुम गंदी नहीं, वो गंदे अंकल हैं जिसने तुम्हें चोट पहुँचाई। फिर सुजाता मैम ने ऐसा क्यों कहा कि तुम गंदी लड़की हो, इसलिए तुम्हें पनिश किया गया? तुम्हारी मैम ने गलत कहा। पर क्यों डॉक्टर अंकल? अच्छा ये बताओ, अगर तुम किसी मित्र को चोट पहुंचाती हो तो गंदा कौन हुआ? डॉक्टर ने बात का रुख मोड़ते हुए कहा। मैं। बिल्कुल ठीक। इसी तरह उस अंकल ने आपको चोट पहुंचाई तो गंदा काम उसने किया, ना कि आपने। फिर मम्मा किसी को बताने के लिए मना क्यों करती है? आपकी मम्मा ठीक कहती हैं, बुरी बातें जो हमें चोट पहुंचाती हैं उन्हें बार बार याद नहीं करना चाहिए। ओके अंकल। निशा जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले हफ्ते इसी समय, आई होप जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच दीपक से पता चला कि येलो लाइन इंटरनेशनल स्कूल ने स्कूल के प्रत्येक कमरे में, यहाँ तक कि कॉरिडोर में भी CCTV लगाने का निर्णय कर लिया है। सुनकर उसने मन ही मन सोचा, अब स्कूल प्रबंधन चाहे जो भी प्रबंध कर ले, निधि के साथ हुई घटना तो बदल नहीं जाएगी। वैसे भी सार्वजनिक स्थानों पर लगे CCTV कैमरे के पास लिखा स्लोगन आप कैमरे की नज़र में हैं, उसे कैमरा कम कैमरा लगे होने का विज्ञापन अधिक नज़र आता है। केस की जिम्मेदारी वकील को सौंपकर महीने भर में ही दीपक भी आ गया। वे भी सब कुछ भुलाकर नए सिरे से ज़िंदगी प्रारंभ करने का प्रयत्न कर रहे थे। अब निशा प्रत्येक दिन निधि का होमवर्क कराते हुए उससे उसकी पूरे दिन की एक्टिविटी के बारे में पूछने लगी थी, जिससे उसे पता रहे कि वो स्कूल में किससे मिलजुल रही है, क्या कर रही है तथा कहाँ जाती है। डॉक्टर सुभाष के इलाज तथा शुचि के साथ के कारण निधि में काफ़ी परिवर्तन आ रहा था। कक्षा में भी वो अच्छा प्रदर्शन कर रही थी।
देखते देखते 4.5 वर्ष बीत गए। निधि को खुश देखकर हम भी बेहद प्रसन्न थे। आखिर हमारी बच्ची उस दुस्वप्न को भूलकर जीवन में आगे बढ़ रही थी। एक दिन सायं वे सब बैठे टीवी देख रहे थे कि एकाएक निधि ने पूछा, मम्मा रेप क्या होता है? उसका प्रश्न सुनकर वो और दीपक चौंके थे। ध्यान दिया तो पाया कि न्यूज़ चैनल में गैंग रेप की घटना को पूरे जोर शोर से दिखाया जा रहा है। दीपक ने तुरंत चैनल चेंज कर दिया। मम्मा रेप क्या होता है? उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया था। निशा खाना लगा दो, देर हो रही है, कल मुझे ऑफिस भी जल्दी जाना है, दीपक ने निधि का ध्यान हटाने के लिए कहा। ओके कहकर उठ गई थी। निधि का बार बार प्रश्न पूछना उसे आतंकित करने लगा था, पर उत्तर तो देना ही था। अंततः उसने कहा, जब कोई किसी को परेशान करता है तो उसे रेप कहते हैं, जैसे उन अंकल ने मुझे किया था। नहीं बेटा, कहते हुए निधि को अंग से लगा लिया था उसने। वो समझ गई थी कि उसके मन का घाव अभी भरा नहीं है, उन्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी। पर इन टीवी वालों का क्या करें? इनकी तो कोई न्यूज़ इस तरह की घटनाओं के बिना समाप्ति नहीं होती है। नित्य ऐसी घटनाओं को देखकर उसे न जाने ऐसा क्यों महसूस होने लगा था, जैसे कि हमारे समाज में चारों ओर अमानुष ही अमानुष अपना डेरा जमाए हुए हैं, जिन्होंने न केवल हमारा जीना हराम कर रखा है वरन अराजकता भी फैला रखी है। हमारे समाज में लड़की को सदा देवी रूप में पूजा जाता है। ये क्या मात्र दिखावा है? अक्सर लड़कों के जन्म पर उत्सव मनाया जाता है क्योंकि उनसे वंश चलता है। उन्हें समाज का रक्षक माना जाता है, पर उन्हें संस्कार देने में न जाने कहाँ चूक हो जाती है, जो वे नर से राक्षस बन जाते हैं। अपनी माँ बहन समान नारियों पर दरिंदगी करते समय उनकी आत्मा उन्हें जरा भी नहीं कचोटती। हम अपनी लड़कियों को तो ये ना करो वो ना करो के बंधन में बांधते हैं, पर लड़कों को क्यों नहीं? हमें अपने लड़कों को भी नैतिकता की शिक्षा देने का प्रयास करना होगा, क्योंकि जब तक व्यक्ति की मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक अपराध कम नहीं होंगे। इसके साथ ही अपनी लड़कियों को ऐसे शातिर अपराधियों से बचने के उपाय भी बताने होंगे। निधि के मन के दर्द ने उसके मन में ऐसी ऊहापोह मचा रखी थी कि उसके तन मन की शांति भंग हो गई थी। कहते हैं कड़वे अतीत को भूलकर आगे बढ़ने में ही भलाई है, मगर अगर अतीत बार बार दिल पर दस्तक दे तो इंसान क्या करे? घर बाहर का काम करने के बावजूद कुछ ऐसा था जो उसके मन की ज्वाला को शांत नहीं होने दे रहा था। उस दिन उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, अतः ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। दीपक के ऑफिस और निधि के स्कूल जाने के पश्चात वो पेपर लेकर बैठी ही थी कि एक समाचार पर उसकी नज़र ठहर गई। दिव्या खन्ना की मौत, पुलिस छानबीन में लगी है। इंसेट में फ़ोटो देखकर चौंक गई। अरे ये तो उसकी ननद विवाह की जिठानी रमा की लड़की है। पिछले वर्ष ही इसका विवाह तय हुआ था, पर दहेज की मांग सुनकर उसने स्वयं भी उस लड़के से विवाह करने का इनकार कर दिया था। उसके इस निर्णय की समाज तथा मीडिया में काफ़ी चर्चा हुई थी। अब वो सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग कर रही थी। ऐसी साहसी और दृढ़ निश्चय युवती के साथ ऐसा हादसा। उसे आगे पढ़ा नहीं गया। उसने गाड़ी निकाली तथा विवाह के घर की ओर चल दी। वो पहुंची ही थी कि विवाह अपनी जिठानी रमा के घर खाना लेकर जाने की तैयारी कर रही थी। उसे देखकर विवाह ने कहा, निशा, कल से किसी के मुंह में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। खाना लेकर जा रही हूँ, शायद कुछ खा लें। मुझे तो आज पेपर से पता चला, कम से कम सूचना तो दे देती। उसने कह तो दिया। तुरंत ही अपने प्रश्न पर यह सोचकर संकुचित हो उठी कि ऐसे समय में उलाहना देना उचित नहीं है। निशा, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हो गई थी कि मस्तिष्क ने काम करना ही बंद कर दिया था। मैं समझ सकती हूँ। चलिए दीदी, मैं गाड़ी लेकर आई हूँ। विवाह के साथ वो रमा के घर पहुंची। रमा का बुरा हाल था। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थीं। बार बार वो यही कह रही थी, मेरी फूल सी बेटी ने उसका क्या बिगाड़ा था जो उस दरिंदे ने उसे ऐसी मौत दी। समझ में नहीं आ रहा था कि वो रमा को क्या कहकर सांत्वना दे। विवाह ने उन्हें खिलाने का प्रयास किया, पर उनके मुंह से निकला, जिसकी बेटी का अभी तक अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, उसके मुंह में अन्न का दाना कैसे जा सकता है। कल उसने मुझसे डोसा बनाने के लिए कहा था। मैं सारी तैयारी कर उसका इंतजार ही करती रह गई, पर वो नहीं आई। उनका प्रलाप कठोर से कठोर हृदय को द्रवित कर रहा था। आखिर जवान इकलौती बेटी की दुर्दांत मृत्यु से किसका दिल नहीं उबलेगा, पर चाह कर भी कोई कुछ कर भी नहीं सकता था। इस दर्द को सहने के अतिरिक्त कोई चारा भी तो नहीं था। इसी बीच पुलिस इंस्पेक्टर ने हॉल में प्रवेश किया। उसे देखते ही रमा ने पूछा, इंस्पेक्टर साहब, अपराधी का पता चला? अभी तो नहीं, पर क्या दिव्या से किसी की कोई दुश्मनी थी? नहीं, मेरी बेटी तो बहुत मृदुभाषी थी, उसका किसी से कोई बैर नहीं था।
विलाप करती रमा ने रुंधे गले से कहा। आप याद कीजिए खन्ना साहब, बिना दुश्मनी के कोई किसी के साथ बलात्कार कर उसे इतनी बेरहमी से मौत के घाट नहीं उतारता। इंस्पेक्टर ने विशाल खन्ना की ओर मुड़ते हुए कहा। मुझे तो याद नहीं, सिवाय इसके कि उसने विवाह के लिए संजीव नामक युवक से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वे लोग दहेज मांग रहे थे। आप मुझे उनका नाम और पता दे दीजिए, उनसे भी पूछताछ करके देखते हैं। वैसे हमने इस काम के लिए खोजी कुत्ते भी लगाए हैं, दिव्या की कॉल डिटेल भी खंगाल रहे हैं। उस समय एक नंबर से उसे कॉल आया था, उस नंबर को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। खोजी कुत्ते ने जिस जगह की ओर हमारा ध्यान केंद्रित किया वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा है। सीसीटीवी कैमरे का फुटेज बाइक के पीछे चेहरा ढके किसी लड़की को बैठा तो दिखा रहा है, पर हेलमेट लगा होने के कारण ना तो आदमी को पहचान पा रहे हैं, ना ही चेहरा ढके होने के कारण लड़की को। आश्चर्य तो इस बात का है कि जिस रूट से वो बाइक गई है उस रूट पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद हमें ना बाइक का नंबर दिखा और ना ही उस लड़के का पता चल पा रहा है। पर आप चिंता ना करें, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, अपराधी पकड़ा अवश्य जाएगा। सर, बुरा न माने तो एक बात कहूँ? निशा ने पूछा। जी कहिए। जैसे मूवी में पुलिस सायरन बजाती आती है जिससे अपराधी को भागने का अवसर मिल जाए, ठीक वैसा ही जगह जगह लगा आपका सीसीटीवी कैमरा है। जहाँ जहाँ कैमरे लगे हैं वहाँ वहाँ आप कैमरे की नज़र में हैं। लिखी वार्निंग क्या अपराधी को उसकी कैद में आने देगी? आशा है मेरे इस प्रश्न पर आप और आपकी सरकार अवश्य ध्यान देंगे। आप कैमरे की नज़र में हैं के बोर्ड जगह जगह मिल जाएंगे। कहीं कैमरे चल रहे हैं तो कहीं आउट ऑफ ऑर्डर हैं। उन्हें ठीक कराने की भी किसी को फुर्सत नहीं है, चाहे हम कितने भी उपाय कर लें। अगर अपराधी को अपराध करना है तो उसका शातिर दिमाग कोई ना कोई उपाय खोज ही लेगा। काफ़ी दिनों से मन में उमड़ती घुमड़ती बात कह देने से जहाँ निशा के मन का बोझ कम हो गया था, वहीं उसकी बात सुनकर कमरे में सन्नाटा सा छा गया था। निधि के स्कूल से आने का समय हो गया था, अतः वो क्षमा मांगते हुए घर लौट आई थी। नित्य घटती ऐसी घटनाएं उसे चैन नहीं लेने दे रही थीं। हवस मिटानी हो या बदला लेना हो, मसल दो स्त्री देह को, चाहे वो 7 वर्षीय बच्ची हो या एक वयस्क लड़की या 70 वर्षीय वृद्धा। क्या स्त्री देह सिर्फ देह भर ही है जिसे जिसने जब चाहा जैसे चाहा रौंदा और चलते बने? अगर किसी ने विरोध करने का प्रयास किया तो उसे रास्ते से हटाने में भी संकोच नहीं किया। निधि और दिव्या दोनों के ही केसों में अपराधी अनजान नहीं थे। अगर जान पहचान वाले ही धोखा करें तो एक स्त्री क्या करे? जीवन को चलना है वो तो चलता ही जाता है, चाहे आंधी आए या तूफान। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। कभी पुलिस की खोज दिव्या के फेसबुक फ्रेंड की ओर घूमती तो कभी उसे क्लास के लड़कों पर। निशा के मतानुसार आप कैमरे की नज़र में हैं कि वार्निंग साइन बोर्ड होने के कारण अपराधी अभी तक पकड़ में नहीं आ पाया है। 6 महीने पश्चात भी पुलिस अंधेरे में हाथ पैर मार रही है। निशा को लग रहा था कि अगर यही हाल रहा तो शायद एक दिन कोई सबूत न मिलने के कारण कहीं केस ही न बंद हो जाए। उससे भी बुरा ये सोचकर उसे लग रहा था कि सारे सबूत पेश करने के बावजूद भी निधि के आरोपी को सज़ा नहीं मिल पाई है। तारीख पर तारीख लगती जा रही हैं। अगर न्याय में ऐसे ही देरी होती रही तो अपराधी को अपराध करने से शायद ही कोई रोक पाए। सलीब पर टंगा ये प्रश्न उसके मन मस्तिष्क में लगातार चोट पहुंचा रहा था। क्या अमानुषों द्वारा दिल में लगाई गई इस आग में उस जैसे लोगों का तिल तिल जलना नियति बनती जा रही है? निशा ने निश्चय कर लिया कि उसे इस आग की लपटों से अपनी बेटी को बचाना है। वो उसकी उम्र के अनुसार शारीरिक संरचना में होते परिवर्तनों की जानकारी देने के साथ उसे सेक्स एजुकेशन देने का भी भरपूर प्रयास करेगी। इसके साथ ही उसे जूडो कराटे की शिक्षा भी दिलवाएगी, जिससे दोबारा ऐसी अनहोनी होने पर वो स्वयं की रक्षा कर सके। जीवन में हादसे हो सकते हैं, पर जीवन को हादसों की सलीब पर नहीं टांगा जा सकता। उसकी इस सोच ने उसके मन में छाए अंधेरे को दूर करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया था। अभी आपने सुनी सुधा आदेश जी की एक जागरूकता जगाने वाली कहानी सलीब पर टंगा प्रश्न। उम्मीद है उस प्रश्न ने आपको भी उत्तर ढूंढने के लिए मजबूर किया होगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।